हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम डिस्कस कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 14 की, और हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे हमारा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है भाई? तो हमने जैसा कि शुरू में ही से ही देखा है कि ऊर्जा के स्रोत की हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो इसी के अंतर्गत ये भी एक प्रकार की ऊर्जा स्रोत है। मतलब जो नाभिकों से ऊर्जा मिलेगी हमें, उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। चूंकि हमें पता है कि हमारी ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार की अलग अलग कैटेगरी की ऊर्जाएं हमें चाहिए होती है। मुझे तापीय ऊर्जा चाहिए, मुझे विद्युत ऊर्जा चाहिए, मुझे प्रकाश ऊर्जा चाहिए, और इन प्रकार की ऊर्जा की जो प्राप्ति स्थान होती है उसी को कहते हैं ऊर्जा के स्रोत। तो भाई जब इतनी सारी कैटेगरीज हैं और इन सभी तरीके की ऊर्जा हमें चाहिए, तो हमने इन ऊर्जा के स्रोतों को दो कैटेगरी में बांटा था। पहली कैटेगरी थी हमारी परंपरागत और दूसरी कैटेगरी थी हमारी गैर परंपरागत या वैकल्पिक। तो पहले तो हम परंपरागत की थोड़ी सी बात कर लें। परंपरागत का मतलब था जो ट्रेडिशनली, जो पहले से ही चलते चले आ रही है उनकी, जैसे हमारे जो जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम पदार्थ सभी, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, ये सब कुछ। इसके बाद हमने देखा था कि वहां पे हमने इस्तेमाल किया था हमारे थर्मल पावर प्लांट्स की, ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र की। फिर इसके बाद हमने जल विद्युत संयंत्र का यूज किया था। भाई नदियां हैं, बह रही हैं, उसमें डैम बनाया, बांध बनाया, उससे जो पानी बह रही है उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाया। ये सब कुछ जितनी व्यवस्थाएं थी, ये परंपरागत व्यवस्थाएं थी। इससे जो आपूर्ति हो रही थी हमारी ऊर्जा की, वो कम हो रही थी। हम उतनी, जितना डिमांड है उतना पूर्ति नहीं हो पा रहा था। और दूसरा ये कि इसमें नुकसान बहुत हो रहा था। जैसे जीवाश्म ईंधन को जला रहे हैं तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, वो एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ग्रीन हाउस गैस है वो। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए हमने क्या किया, कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं तय की। वैकल्पिक नाम से क्लियर है, ऑप्शनल मैथड्स। तो ऑप्शनल मैथड्स के लिए हमने किया क्या कि उन्हीं चीजों में कुछ नई तकनीक विकसित करी, जिससे कि उन ईंधनों की दक्षता बढ़ जाए, या यूं कहूं कि ये ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसमें हमें पर्यावरण के ऊपर कुछ नुकसान नहीं हो रहा था। हमने कुछ ऐसी तकनीक बनाई जिससे कि हम बार बार उससे ऊर्जा प्राप्त करें, वो खत्म ना हो। जैसे पेट्रोल को एक बार जलाया, खत्म हो गया भाई, लेकिन हमने सोलार एनर्जी यूज करी तो वो बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जल्दी खत्म नहीं होगी। तो मतलब इसके अंतर्गत क्या आ गया, वैकल्पिक के अंतर्गत भाई, तो सोलार एनर्जी आ गई हमारी, न्यूक्लियर एनर्जी आ गई, महासागरीय ऊर्जा आ गई, जो समुद्रों के पास में जो ऊर्जा है, हाई टाइड्स, लो टाइड्स की वजह से समुद्रों का जो टेम्परेचर है उसकी ऊर्जा है, उसकी हम बात कर लेंगे। या फिर भूतापीय ऊर्जा की बात कर लें, जो हमारी पृथ्वी है, इसके अंदर भी तो टेम्परेचर है ना, इसके अंदर भी हीट है, उस हीट एनर्जी को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं वैकल्पिक हैं, ये सब गैर परंपरागत है। इनमें कुछ टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होंगे तब होगा। जैसे सनलाइट, पहले भाई सुखाने के लिए तुम डायरेक्टली यूज करते थे, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट कर दिया सोलर सेल्स में। सोलर सेल्स क्या करेंगे भाई, तो सनलाइट मिलेगी, उससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगे, सोलर पैनल्स बना लिए। तो इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, इसलिए इसको वैकल्पिक व्यवस्था कह रहे हैं, गैर परंपरागत कह रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे पास जो नाभिकीय ऊर्जा है, अब इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा नाम से क्लियर है कि नाभिकों की ऊर्जा की बात करेंगे। हमें पता है कि हर एक परमाणु के अंदर उसका नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं अपने अपने ऑर्बिट में। तो जो नाभिक होता है उसके पास में बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, जहां पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं भाई, क्योंकि ये केंद्र के बिल्कुल करीब हैं। और हमें पता है कि जब कभी भी, कुछ इस प्रकार से मैं डायग्राम बनाता हूं, ये बाहर तो इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहां नाभिक में यहां पे न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स हैं, इनके पास में ये बिल्कुल सेंटर में ना,
इनके पास में सबसे अधिक ऊर्जा होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं उनको देखे तो ये नाभिक से जितनी दूरी बढ़ती चली जाएगी, इसको मैं E1 कह लेता हूं, मैं E2 कह लेता हूं, ये D1 डिस्टेंस है, ये D2 डिस्टेंस है। चूंकि D2 डिस्टेंस ज्यादा है D1 से, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो E2 के पास में एनर्जी होगी वो कम होगी E1 से। किसके संदर्भ में? तो नाभिक के संदर्भ में। इस नाभिक से जो पास है उस पर ये ज्यादा बल और ये जो दूर है उसके ऊपर कम बल आरोपित कर रहा होगा। मतलब इनके पास एनर्जी जो होगी नाभिक के संदर्भ में वो कम ज्यादा होगी। किंतु अगर मैं नाभिक में ही उतर जाऊं तो इसके पास सबसे अधिक ऊर्जा होती है। मतलब किसी परमाणु के पास में जो सबसे अधिक ऊर्जा होती है वो उसके नाभिक में निहित होती है। और हम अब उसी एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहते हैं, उसी नाभिकीय ऊर्जा की हम बात करना चाहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इसको कहते हैं। भाई ये होता क्या है? तो देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं जैसे कि आपने देखा है केमिस्ट्री के अंदर कि आप इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करके, आवेश जो उसके ऊपर है उनका आदान प्रदान करके आयनिक रिएक्शंस आप लिखते हैं। आयनिक रिएक्शंस में क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, नए कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कहीं पर नाभिकीय अभिक्रिया हो रही हो, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होंगे, कैसे होंगे हम अभी जस्ट चर्चा करने जा रहे हैं। जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे वहां पर जो ऊर्जा निकलेगी उसी को हम कहते हैं क्या? नाभिकीय ऊर्जा। कुछ इस प्रकार के प्लांट्स हमें देखने को मिले होंगे। ये अभी निर्मित हो रहा है प्लांट, इसको इस तरीके से ओपनली इसलिए बनाया गया ताकि अभी आपको समझा सके कि इसके अंदर कुछ इस तरीके की ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इस तरीके के इसमें चैम्बर्स बनाए जाते हैं और इसके अंदर ही वो नाभिकीय बम्बार्टमेंट, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय अभिक्रिया कराई जाती है भाई। ठीक है ना? हम अगले डायग्राम में आएंगे, वहां पे हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर क्या चीज हो रहा है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, आगे जरा देखते हैं। यह ऊर्जा दो प्रकार की अभिक्रियाओं से प्राप्त की जाती है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या तो आप नाभिकीय विखंडन कीजिए या फिर नाभिकीय संलयन कीजिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं भाई विखंडन है और यह है हमारा संलयन। जब संलयन करते हैं किसी को तो इसको हम कहते हैं फ्यूजन, और विखंडन करेंगे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फीजन। ये बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है, तो यहां पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं ये फ्यूजन और फीजन को कैसे याद में रखेंगे। तो जब कभी नाभिकों का संयोजन होगा तो उसको हम कहेंगे फ्यूजन, और जब कभी उनका विखंडन होगा, टूटेंगे, तो वो कहलाएगा फीजन। अब कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई ये नाम भूल जाते हैं फ्यूजन और फीजन, तो इसको याद रखेंगे। जब हमने देखा होगा बहुत सारे रियलिटी शोज आप देखते हैं, है ना, या फिर हम स्टेज परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, डांस की बात करते हैं, तो समय आपने सुना होगा कि बहुत सारे गाने को मिक्स कर दिया, मिक्सिंग के बाद एक नया गाना बनता है, तो बोलते हैं यार ये फ्यूजन तैयार किया हमने इस गाने का। फ्यूजन का मतलब या डांस में भी एक तरीके का पैटर्न होता है फ्यूजन, मतलब क्या? कई तरीके के डांसेस का मिक्सचर, कई तरीके के गानों का मिक्सचर जो होता है जिनको संलयित किया, मिला दिया, है ना, जब अटैच हो गए तो उसको हम कहते हैं भाई फ्यूजन। ऐसा याद रख लेंगे, है ना। म्यूजिक फ्यूजन का नाम सबसे ज्यादा हमें सुनने को मिलता है। अगर आप जो सॉन्ग्स प्ले करते होंगे उसके ट्रैक में देखिएगा, जो उसका टाइटल होता है उस वहां पे लिखा रहता है, अगर उसमें कुछ मिक्सिंग की जाती है तो लिखा रहता है भाई फ्यूजन। और फीजन मतलब इसका उल्टा हो गया, ये जुड़ना है तो ये विखंडन टूटना है। किस प्रकार से ये नाभिक जुड़ेंगे और किस प्रकार से टूटेंगे, आइए चलिए अब शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले टूटने की बात करते हैं, नाभिक के विखंडन की बात करते हैं। ये नाभिक टूटेंगे कैसे? तो नाभिक के टूटने का मतलब होता है कि भाई हमारे पास एक भारी परमाणु है, वो परमाणु जैसे कि यूरेनियम, प्लूटियम, थोरियम, इनको मतलब जो ये नाभिक होंगे इसके ऊपर बम्बार्टमेंट जब कराई जाएगी तो निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन से अगर इसमें बम्बार्टमेंट कराएंगे तो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे यूरेनियम 235 है, इसके ऊपर हमने क्या करा है, देखिए यूरेनियम 235 इसके ऊपर हल्के नाभिक ले आए, ये जैसे ही आए ये देखिए टुकड़े में बट गया, ये दिखेगा आपको, वह हल्का नाभिक आया, ये देखिए ये टूट गया। टूटने का मतलब कुछ इस प्रकार से, जैसे यूरेनियम की हम सिंपली बात करते हैं तो यूरेनियम के स्ट्रक्चर, यूरेनियम में जो चलता है रिएक्शन कुछ इस प्रकार से, एक नाभिक टूटता है तो ये 3 खंडों में विभाजित हो जाता है, 3 नए नाभिकों के निर्माण करता है। टूट रहा है ना, तोड़ने के लिए कर क्या है ना भाई, तो इसके ऊपर निम्न ऊर्जा की न्यूट्रॉन से बम्बार्टमेंट कराते हैं, जिसकी एनर्जी कम होती है उससे बम्बार्टमेंट कराते हैं। फिर वापस से क्या होगा भाई, तो फिर से ये टूटेगा, फिर से ये 3 खंडों में बट जाएगा।
ये भी टूटा है तो ये भी 3 खंडों में बटेगा, ये भी टूटा है तो ये भी 3 खंडों में बटेगा। फिर ये जो नया टूटा है इसके भी फिर से नए 3 बनेंगे, ये जो टूटा था इसके भी 3, इसके भी 3। मतलब आप देखिए ना, ये एक ऐसी चेन रिएक्शन है कि 2 स्टेप 3 स्टेप पहुंचती पहुंचती बहुत लार्ज हो गई, बहुत ज्यादा लार्ज हो गई। इसका मतलब क्या, ये रिएक्शन सतत रूप से चलती जाएगी। फिर से ये जो नए बन रहे फिर से इनसे 3 बनेंगे, ये चलती रहेगी अगर इस रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड छोड़ा जाए तब। जैसे आपने सुना है हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पे भाई एटम बम गिराए गए थे। एटम बम का मतलब क्या हुआ कि आपने वहां पे इस तरीके का बम गिराया जिसकी रिएक्शन ये चलती रही, तो ये जितने बार ये ब्रेक डाउन होगी ना, यहां पे बहुत सारा हीट, बहुत सारी एनर्जी जो है वो निकलेगी भाई, बहुत सारी एनर्जी यहां से निकलेगी। उसी हीट का हम प्रयोग करते हैं नाभिकीय ऊर्जा के तौर पे। इसी की वजह से जब हिरोशिमा और नागासाकी जिसकी मैं बात कर रहा था, वहां पे बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ था, क्योंकि बहुत कम समय में यह रिएक्शन होता है। नाभिकों के पास में बहुत ऊर्जा है, सबसे अधिक ऊर्जा उन्हीं के पास में है। अगर वहां पे कुछ भी छेड़खानी की गई, वहां पे तोड़ने की कोशिश की गई, तो उससे निकलने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है भाई, बहुत भयानक होती है। ठीक है ना, सब कुछ जला के राख कर दिया था हिरोशिमा और नागासाकी में। और इसकी रेडिएशन की भी अगर मैं बात करूं तो ये रिएक्शन खत्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी, ये सतत रूप से ये रिएक्शन चलती रहती है, खत्म नहीं हो सकती। इसके रेडिएशंस निकलते रहते हैं, आज भी वहां पर इसके रेडिएशंस अवेलेबल हैं। उस रेडिएशन के कारण बहुत सारे नुकसान, बहुत सारे हार्मफुल चीजें हमें, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स उसके देखने को हमें मिले। अभी भी है, उसकी रेडिएशन अभी भी है, वो रेडिएशन को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। इसका रेट धीरे 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 धीरे, मतलब इसका इंपैक्ट धीरे धीरे कम होगा, खत्म नहीं। तो मतलब ये सतत रूप से चलती ही रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहां पे समझ में आया होगा कि जब मैं इसके ऊपर एक निम्न ऊर्जा की न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट कराता हूं, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, इसके ऊपर, तो वो अपने हल्के नाभिकों में टूटने शुरू हो जाता है। भाई टूटेगा तो नाभिक हल्का तो होगा ही, तो हल्के नाभिकों में टूटना शुरू होता है, जिससे ये देखिए बहुत ज्यादा मात्रा में ये एनर्जी यहां पे हमको देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, चलिए, इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यूरेनियम 235 का प्रयोग छड़ों के रूप में नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो नाभिकीय संयंत्र हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं हमारे पास में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के आपने नाम सुना होगा, आपने देखा है जो जापान जैसी जो कंट्री है जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई की जाती है वो की जाती है भाई न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मदद से। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको एज अ फ्यूल यूज करते। क्यों फ्यूल? क्योंकि इसको जब ब्रेक करेंगे ये खत्म होने नहीं वाला है, ये बहुत लंबी चेन रिएक्शन चलने वाली है, और इस बार हर बार टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगी। मुझे हीट अगर कहीं से मिल रही है तो उस हीट का यूज कर लूंगा वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, और उस स्टीम से मैं कन्वर्ट करूंगा क्या, तो मैं टरबाइन रोटेट करूंगा। और जब मैं टरबाइन रोटेट करता हूं तो भैया टरबाइन रोटेट हो गई तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, हमारा काम हो गया। तो यहां पर भी जब इसको यूज करते हैं यूरेनियम 235, एक और यूरेनियम की कैटेगरी है 238, इन दोनों यूरेनियम्स को हम यूटिलाइज करते हैं एज अ रॉड, एज अ फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर की भी एक डायग्राम में हम जरा समझते हैं कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे एक्ट करता है, मतलब भाई अंदर क्या चल रही है। ठीक है ना, तो देखिए भाई हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके संलयन वाले पोर्शन को, फिर आ जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को समझने के लिए। संलयन में क्या होगा, तो देखिए जब टूटने की बारी आई तो एक भारी टूटा और बहुत सारे हल्के नाभिकों का निर्माण किया। जब जुड़ने की बारी आएगी तो क्या होगा, दो हल्के नाभिक मिलेंगे और एक भारी नाभिक का निर्माण कर लेगा। इसका एक बहुत अच्छा वाला एग्जांपल मैं बताऊं, अगर ये थोड़ी देर के लिए आप हटे साइड में और आप अपने आप को एक एक्सपेरिमेंट के साथ में जोड़ें, आपको बड़ा मजा भी आएगा और आपको समझना आसान हो जाएगा। आप सभी ने इस तरीके से तो काम किया ही होगा, आई होप सबने ही किया होगा। ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक छोटा सा पानी का बूंद है ना, कई बार को होता है अपन बैठा होता है स्कूल में, क्लासेस में या घर पे, वो टेबल पे थोड़ा सा पानी का बूंद गिर गया है ना, बॉटल वॉटल से कहीं से भी गिरा, एक बूंद यहां पर और है। फिर हमें आदत होती है क्या करने की भाई, एक पेन लेकर के हम काम शुरू कर देते हैं अपना। क्या पेन लेकर के काम करते हैं भाई, तो हम इन दोनों बूंदों को ऐसा जोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, दो अलग अलग बूंद थी, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद थोड़ी देर में मुझे एक नई बूंद मिलती है, और वो नई बूंद कुछ इस प्रकार की बन जाती है।
पहले वाली जो दूरी थी उससे थोड़ी सी श्रिंक भी हो गई और नया इस तरीके से एक बूंद मिल गया। ये जो आपको दिख रहा है ये नया बूंद मिल गया। ये हुआ कैसे? दोनों को जोड़ने से, मतलब एक बड़ी बूंद मिल गई। पहले कैसे थे भाई? अगर आप पहले देखेंगे तो ये दो हल्की बूंदें थी। जब दोनों हल्की बूंदों को हमने क्या कर दिया भाई, इन दोनों हल्की बूंदों को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद ये बूंद कैसी बन गई? ये भारी बूंद बन गई, बड़ी सी बूंद बन गई। तो यही है नाभिकीय संलयन। जो फ्यूजन की हम बात कर रहे थे यही है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कर रहे हैं भाई? तो दो हल्के नाभिक, जनरली ये हाइड्रोजन के होते हैं। ये जो नाभिक होते हैं किसके? हाइड्रोजन के। जब इनको जोड़ा जाता है तो एक भारी नाभिक बनाते हैं, किसके? हीलियम की, जिसमें भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस कंडीशन में भी हमको जो मिलती है वो बहुत सारी हीट एनर्जी अवेलेबल होती है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हुआ, यहां पे 3, यहां से ये 2, टाइट्रियम और ये ड्यूटेरियम, ये दोनों हाइड्रोजन ही है। ये दोनों जुड़े, फ्यूजन हुआ, बहुत सारी एनर्जी मिली, वो 4 के साथ में हीलियम बना लिया और एक इधर साइड में बाहर निकल गया। ठीक है, ये जो है ये अपरूप है भाई, ड्यूट्रियम। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करते हैं टाइट्रियम की, तो ड्यूट्रियम मतलब H2 और टाइट्रियम मतलब H3। उसके नाभिक में ये 2 हैं और वहां पे नाभिक में कितने? 3 है। ये दोनों जब जुड़ेंगे, ये 3 है नाभिक में, ये 2 है, ये जुड़ेंगे तो ये 4 बन गए। 4 का मतलब क्या होता है भाई? मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। 2 एटॉमिक नंबर किसका है? तो हीलियम का है। ठीक है ना? पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, ये 1 और ये 2। तो मतलब क्या हो गया भाई? ये हीलियम का एक नाभिक बनाया तो हीलियम तो भारी हो गया ना, हो गया संलयन। ठीक है, लेकिन इसके बीच में हमें देखेंगे तो बहुत सारी, यहां पे देखिए बहुत सारी ऊष्मा निकल रही है। उसी ऊष्मा का हम यूटिलाइजेशन करते हैं। देख लीजिए यहां पे क्या होगा भाई, तो एक हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर के क्या बनाए? हीट, और यहां पे बहुत सारी ऊष्मा रिलीज हुई, है ना। 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से आए, जुड़े और इन्होंने बना लिया हीलियम। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा हीलियम। जब ये बनता है तो इससे बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है और इसका लाइव एग्जांपल है हमारा सन, सूरज। सूरज में क्या हो रहा है भाई? तो सूरज में उसके बाहरी आवरण में बहुत सारे हाइड्रोजन गैसेस अवेलेबल हैं। वही हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियस मिलते हैं और एक हीलियम का निर्माण करते हैं, और हीलियम जैसे ही बनता है वो भारी हो जाता है और वो उसकी सतह की तरफ, मतलब अंदर की तरफ चला जाता है। जैसे सूर्य कह लूं या किसी भी तारे की बात करूं, सभी तारों में यही चीज चल रहा है भाई। ये है उसकी सतह, इसकी सतह पे यहां पर हाइड्रोजन अवेलेबल है और इस हाइड्रोजन में हो रही है रिएक्शन। कैसी? तो भाई 2 हाइड्रोजन मिल करके बना लेते हैं हीलियम, और हीलियम बनाएंगे तो ये सेंटर की तरफ, मतलब इसकी तरफ चलना शुरू कर देंगे, इसकी तरफ चलेंगे, मतलब वो हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रही हीलियम में और हीलियम जा रहा है उसके अंदर। फिर बाहर एक नया गैस का कण बना हुआ है, ये नए गैस के कण फिर से वही काम करेंगे, 2 जुड़ करके हीलियम बनाएंगे, अंदर की तरफ चलते जाएंगे। और ये इतना विशालकाय होता है, जैसे सूर्य देखिए कितना विशालकाय है, किसके पर तो 9 ग्रह हैं जो कि चक्कर लगा रहे हैं, मतलब उन 9 ग्रहों पे इसका गुरुत्वाकर्षण बल तो लग रहा है ना, मतलब ये बहुत ही हेवी होगा। ठीक है ना? तो इससे निकलेगी क्या? बहुत सारी ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं धूप। जो हमारे पास सनलाइट आती है, जो धूप आ रही है, वो देखिए गर्मी के दिनों में कितनी तीखी धूप आती है, इवन ठंड के दिनों में भी इतनी तीखी धूप आती है, मतलब आप समझिए ना वहां पे कितनी ज्यादा ऊर्जा होगी। जो इतना दूरी तय करके, है ना, इतनी दूरी तय करके, करीब 8 मिनट की दूरी तय करके प्रकाश जब हमारे पास पहुंचे, उसके पास इतनी ऊर्जा है, तो उसकी सोर्स स्टेशन पे कितनी ऊर्जा होगी। तभी तो हम इसके करीब कोई सी भी सैटेलाइट अभी तक नहीं भेज पाए, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी, बहुत ज्यादा ऊर्जा है इसके पास। कोई भी तारा, सिर्फ सूर्य ही नहीं, कोई दूसरे तारे की भी अगर बात करते हैं तो वहां पर भी यही चीज चल रहा है। वहां पर भी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और हीलियम में कन्वर्ट होने के कारण वहां से एनर्जी इवॉल्व हो रही है। वही इवॉल्व एनर्जी के कारण वो तारे चमकते हुए नजर आते हैं। जो कहते हैं ना कि तारे जितने भी स्टार्स, उनके पास अपनी खुद की रोशनी है, खुद का प्रकाश है, वो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो क्यों करें भाई? क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन है, उन हाइड्रोजनों का नाभिकीय संलयन हो रहा है और वो हीलियम में तब्दील हो रहे हैं। और जब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी तब तक सूर्य से हमें प्रकाश मिलता रहेगा। और ये रिएक्शन चलने का एक और चीज समझा दूं मैं यहीं पे, तो भाई ये रिएक्शन जो चल रहा है, जिससे सूर्य की आकार बढ़ता चला जा रहा है भाई, वो आकार बढ़ेगा, उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा भी समय आएगा, थोड़ा सा इससे हट रहे हैं मुद्दे से, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है कि उसका आकार बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बढ़ेगा। इसका मतलब, इसका परितः जितने भी घूम रहे हैं ग्रह,
उन सभी को अपनी तरफ और आकर्षित करना शुरू कर देगा। पृथ्वी की जो कक्षा है वो छोटी होती चली जाएगी और एक ऐसा समय आएगा जब हमारा सूर्य है ना रेड जायंट स्टार में तब्दील हो जाएगा और वो विस्फोट होगा और वो व्हाइट जायंट स्टार बन जाएगा और उसमें सब कुछ समाहित हो जाएगी। ठीक है ना, बट ऐसा बहुत सालों बाद, बहुत समय बाद होने वाला है। बट हमें समझ में तो आती है ना ये बात कि भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में, इसी को कहते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन हेतु अत्यधिक ताप व दाब की आवश्यकता होती है। यह संलयन कराने के लिए हीट बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, और ये प्रेशर मैंने जैसे कि अभी आपको एक डायग्राम बना करके बता रहा था, वहां पे इसकी आकृति बढ़ रही है, उसका ग्रेविटेशनल फैक्टर बढ़ा, बहुत ज्यादा खिंचाव है, बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है वहां पे, ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, मतलब दाब ज्यादा है वहां पे। जितने भी तारे हैं उनका आकार हमारी ग्रहों जितना बड़ा नहीं है, ग्रहों से बहुत बड़े बड़े हैं ये, तो समझिए उतनी बड़ी आकृति पे कितना गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और अगर गुरुत्वाकर्षण बल उसका ज्यादा होगा मतलब ज्यादा दाब अप्लाई कर रहे होंगे, तभी ये रिएक्शन चल रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। नहीं तो हाइड्रोजन का क्या है भाई, विचरण कर रहा है ना, घूम रहा है ना इजीली, उसको थोड़ी पड़ी है कि वो कन्वर्ट होकर के हीलियम बनाए। ठीक है ना, हाइड्रोजन जो है वो अपने एक और हाइड्रोजन साथी के साथ में मिलकर के एक अणु बना लिया H2। ठीक है, फ्री है, इसको क्या जरूरत है कि भाई मैं हीलियम बनूं। तो हीलियम बनने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, वहां पे उत्पन्न जो दाब है, उच्च जो दाब है, वो दाब ये काम को कर रही है और उसको हीलियम में कन्वर्ट करा रही है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि नाभिकीय संलयन है, यही उसका मुख्य कारण है भाई, इसी से होता है ये इतनी सारी ऊर्जा का उत्पादन। आइए आप जरा हम बात करते हैं हाइड्रोजन बम की। इसी तरीके से ये बनता है हाइड्रोजन बम, ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित है। देखिए जो न्यूक्लियर बम थे, जो परमाणु बम है वो अलग है, हाइड्रोजन बम अलग है। जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित थे, है ना, वो टुकड़े हो रहे थे, एक भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट रहा था। जब उस भारी नाभिक के ऊपर हमने नाभिकों की बम्बार्टमेंट कराई तो वो टूट रहा था भाई। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर जो है ये संलयन पे आधारित है, हाइड्रोजन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वही हाइड्रोजन कन्वर्ट होने जा रहा है हीलियम में। ठीक है, अच्छा इसमें अगर हम बात करते हैं नाभिकीय विखंडन की, पहले हम बात कर लें, संलयन हमें यहां तक समझ में आ चुका है। नाभिकीय जो विखंडन चल रहा था उसके बेनिफिट्स क्या थे, हमने दोनों तरीके की एनर्जी पढ़ ली कि नाभिकीय संलयन कैसे होगा, नाभिकीय विखंडन। लेकिन हमें यह पता है कि जो नाभिकीय विखंडन होता है उसी से हमको ऊर्जा जो प्राप्त होती है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज करते हैं, वो नाभिकीय विखंडन को यूज करते हैं, नाभिकीय संलयन को नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें उच्च दाब चाहिए, उच्च ताप चाहिए। ये कहां से लाएंगे, हमें तो टेम्परेचर चाहिए, हम ये सब कहां से लाएंगे, इसलिए हम नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हैं। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में लाभ क्या है भाई, तो पहला लाभ तो यह कि ईंधन की अल्प मात्रा के विखंडन से ही ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न होती है। छोटा सा नाभिक टूटा है, अब एक बात समझिए ना, मैं इस पूरे अणु की बात नहीं कर रहा हूं, इस अणु के अंदर उपलब्ध उस नाभिक की बात कर रहा हूं। तो कितना छोटा हुआ, बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया ना, नगण्य लगभग, हम नेक्ड आई से तो देख भी नहीं सकते। उतनी छोटी सी ऊर्जा से, मतलब उतनी छोटी सी मात्रा से इतना विशालकाय ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है भाई। कुछ वर्षों पूर्व एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो जमीन के अंदर सुरंग बना करके की गई थी, जहां पर हमने ये ढूंढने की कोशिश की थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। वहां पे यही जो नाभिक के ऊपर बम्बार्टमेंट कराई गई थी और उससे निकलने वाली एनर्जी देखी थी। क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि जो हमारा न्यूट्रॉन है इसको हम कह लेते हैं गॉड पार्टिकल, ये न्यूट्रॉन, इसके पास में एक दूसरा मैटर अगर आता है तो वो इसके परिता, मतलब इसके बिल्कुल करीब आकर के जुड़ जाता है, जिसको हमने कह दिया प्रोटॉन। ये दोनों मिलाकर के बनाते हैं न्यूक्लियॉन्स, जिसको हम कहते हैं नाभिक। कहते हैं नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, ये रहा न्यूट्रॉन, ये रहा प्रोटॉन। ठीक है, एक एक है भाई न्यूट्रॉन और एक है प्रोटॉन, ये हमारा है न्यूट्रॉन और ये हमारा है प्रोटॉन, ये दोनों नाभिक में मतलब न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं। अब इसके परितः, इसके चारों तरफ कुछ ऑर्बिट्स होंगी, और इन ऑर्बिट्स में क्या करते हैं भाई, तो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। बात कर लेता हूं मैं ऐसा, तो ये यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये चक्कर लगा रहे हैं।
अब ये इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर लगाने का क्या कारण है भाई? तो इन इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर लगाने का ये कारण है कि ये अब नाभिक में नहीं गिर सकते। तो मतलब ऐसा होता है कि मैं जो डिस्कस करूं, आपको तो ये पूरा अणु दिखता है ना, इतना बड़ा सा। हम कहां पे जा रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं इतने छोटी सी जगह पे, यहां पे हम बात करना चाहें। यहां सोचिए कितनी ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो भाई ये बहुत छोटा सा टुकड़ा भी बहुत कम मात्रा में भी जब ये ब्रेक डाउन होता है, उससे बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो जो एक्सपेरिमेंट की गई थी, उस एक्सपेरिमेंट में यही किया गया था कि इनकी यहां से खोज की गई थी इस न्यूट्रॉन की, कि भाई ये आखिर कैसे आया। मैं जैसे अभी इस डायग्राम में बात करता हूं तो प्रोटॉन के लिए मैं कह दूंगा कि इस न्यूट्रॉन के जो पास में प्रोटॉन है, इसके बाहर जो चक्कर लगा रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन कहां से आया ये हम नहीं बता पाए, इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया क्या? हमने इसको कह दिया कि ये गॉड पार्टिकल है। ठीक है, सब कुछ कराने वाला, इस एटम को फॉर्म कराने वाला वही है हमारा क्या? न्यूट्रॉन। उसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा उपलब्ध है भाई। अब अगला क्या बेनिफिट हो जाएगा इसका कि इसमें जब दहन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, ऐसा कुछ जीवाश्म ईंधन, कुछ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड थोड़ी जला रहे हैं। जो यहां से हीट मिल रही है, ये हीट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की वजह से नहीं है। मतलब वहां से CO2 गैस इवॉल्व नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से नहीं निकल रही है, इसका मतलब हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, वो नहीं हो रही है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें का उत्पादन भी नहीं होता है। ये इसकी बेनिफिट्स हो गई, ठीक है ना। इससे हम इजीली हीट जनरेट करके और हम जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। कैसे काम करता है भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्या करता है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम जरा डिस्कस कर लेते हैं इसकी हानियां, लॉस, नुकसान क्या क्या है भाई। नुकसान यह है कि नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के प्रतिस्थापन की अत्यधिक लागत होती है। जो इसको लगाने की बात करते हैं, जब इनको बनाने की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है भाई। क्यों कॉस्टिंग ज्यादा होगा? क्योंकि इसको बहुत मोटी दीवारों के अंदर ये सब कुछ काम किया जाता है। आप समझिए उससे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो बहुत खतरनाक होती है। मैंने थोड़ी देर पहले ही अभी आपको जो एग्जांपल दिया कि ऐसा कहा जा रहा था जमीन के अंदर सुरंग बना करके ये पूरे एक्सपेरिमेंट की गई थी, और उस समय कहा जा रहा था कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, पूरी दुनिया खत्म होने वाली है भाई। क्यों कह रहे थे? क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी थी, अगर निकलता तो बहुत ज्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहा होता। हमने उस एनर्जी को निकाला, वहां से एनर्जी हमने कैलकुलेट की, वो एनर्जी लगभग इतनी थी, कही जाती है कि अमेरिका जैसी जगह को वो कम से कम 10 इयर्स तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकती है। तो ये बहुत ह्यूज हुई। तो उसी तरीके की चीजों पे आधारित है हमारा क्या? न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं भाई? हम निकाल रहे हैं एनर्जी, जिससे हम ले रहे हैं हीट और उससे हम बना रहे हैं स्टीम, स्टीम से टरबाइन घुमा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये सब कुछ के प्रोसेस में जो इनिशियल कॉस्ट होगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगा, बहुत महंगा होगा। क्योंकि आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। कंट्रोल करना है तो मुझे इस तरीके का सेटअप बनाना होगा। अगला बात करें तो नाभिकीय विकिरण के रिसाव का डर बना होता है। जो जब वहां पे जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, अगर वहां पे कैसे भी थोड़ी सी भी अगर गलती हो गई तो उससे क्या होगा भाई? तो उससे न्यूक्लियर जो रिएक्शंस हो रही है उससे विकिरण निकलते हैं, ठीक है, वो हानिकारक होते हैं, वो टेम्परेचर रेज करते हैं, वो अगर स्किन पे पड़ते हैं तो हमें बहुत सारे तरीके की डिजीज होती है। इसी प्रकार का एक समय था जब जापान के अंदर आया था भाई अर्थक्वेक, बहुत बड़ा अर्थक्वेक, तब भी कुछ इसी प्रकार से हुआ था कि वहां पे जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उससे सबसे ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी की भरपाई करते हैं, उसमें आ गया था भाई दरार, वहां पे होने लगी थी रिसाव, उससे बहुत ज्यादा रेडिएशन होने शुरू हो गए थे। तो मतलब ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है इस मामले में भी। अगला, नाभिकीय अपशिष्टों के समुचित भंडारण तथा निपटारा न होने की अवस्था में पर्यावरण प्रदूषण का खतरा। दोनों कंडीशन समझिए, एक तो इसका भंडारण, अगर हमारे पास कुछ जैसे यूरेनियम 235 की हम बात कर रहे हैं, तो यूरेनियम 235 को अगर आप खुले में छोड़ देंगे तो भाई ये बहुत खतरनाक है, अपने आप विखंडन शुरू हो जाएगा, और इसका विखंडन होगा तो वहां से बहुत सारी रेडिएशन होगी, हीट रिलीज होगा। तो मतलब पहले तो इसका भंडारण, इसको रखें कहां? सुरक्षित रखना चाहिए ताकि इसकी चेन रिएक्शन ना चालू हो जाए। अगर चालू हो गई तो इसकी एनर्जी खत्म होने लगी, मतलब एज अ फ्यूल मैं इसको अब कैसे इस्तेमाल करूंगा। दूसरा, इसका जब इस्तेमाल हो चुका मतलब क्या?
इसकी चेन रिएक्शन चलती 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 एक ऐसा समय आएगा जब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तब उससे निकलने वाली जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन रेडिएशन अभी भी हो रही है। तो वो रेडिएशन हो रही है, एनर्जी निकलना कम हो चुकी है, तो क्या करेंगे भाई, अब तो ये मेरे लिए बहुत काम की नहीं रही, तो इसका निपटारा तो करना पड़ेगा ना। जैसे राख बच जाता है कोयले को जलाने के बाद, तो उसको कहीं ना कहीं फेंकते तो है ना। लेकिन अब इसका निपटारा कहां करें भाई, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हुई है, खत्म नहीं हुई है। अगर उसको मैं वायुमंडल में मिक्स कर देता हूं तो वायुमंडल में वो रेडिएशन करता रहेगा, उस रेडिएशन से हमारे वायुमंडल में बहुत सारे तरीके की परेशानियां आती रहेंगी। तो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए इसका भंडारण मतलब इसका रख रखाव और इसका निपटारा जब इसको यूज कर लिया, दोनों ही खतरनाक है, ठीक है, सुरक्षित तो नहीं है बिल्कुल, और पर्यावरण को नुकसान अलग पहुंचा रहे। अगला है, इसमें जो यूरेनियम यूज होता है उसकी बहुत लिमिटेड एबिलिटी है, बहुत कम एबिलिटी है, इसीलिए हमारी जो पूरी ग्लोबली अगर हम बात करें तो सभी कंट्रीज ने मिलकर के इसके ऊपर कदम उठाया और सभी कंट्रीज ने डिसाइड किया, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स की बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ गई थी, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की प्रचलन बढ़ गई थी, तो इसके ऊपर सबने समझौता किया और जो अवेलेबल यूरेनियम्स अवेलेबल जो है उसकी सीमितता के कारण सबको कैटेगराइज कर दिया गया कि भाई पहले तो न्यूक्लियर वेपन्स कोई नहीं बनाएगा, है ना, कोई यूज नहीं करेगा, बट स्टिल बहुत सारी कंट्रीज के पास हैं और बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी कर चुके हैं, ठीक है, और करने की भी तैयारी में है बहुत लोग। बट जब इसकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करने की बात करते हैं तो एज अ फ्यूल यूज करें, उसकी कैटेगराइजेशन अलग है। हर एक कंट्री के पास अलग अलग तरीके से पावर्स अवेलेबल है, जिसके अकॉर्डिंगली वो इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम जरा इस पूरे जिसकी चर्चा इतनी देर से चल रही उस प्लांट के अंदर चलते हैं, देखते हैं उस प्लांट के अंदर क्या होता होगा, किस तरीके से ये काम होता होगा। तो देखिए ये वैकल्पिक व्यवस्था थी भाई, तो सामने ही दिख रहा है ये पूरा अर्बनाइजेशन चाहिए, हमें इस तरीके की सिटी चाहिए, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए, नॉर्मल तरीके से पूरी नहीं हो रही थी, तो वैकल्पिक व्यवस्था ये रही। वो वैकल्पिक व्यवस्था ये है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो चल रहा है। हम इसके भी अंदर चलेंगे, ये जो चल रहा है ना यहाँ पे जो कोर, जहां पे नाभिकीय विखंडन जो करा रहे हैं, हम इसके अंदर भी चल रहे हैं, कोर रिएक्शंस जो हो रही है इसके अंदर भी आएंगे। चलिए सबसे पहले हम जरा आते हैं इस पे, हम जरा बात कर लेते हैं, फिर चलते हैं उसके कोर अंदर की तरफ। ये एक तरीके का एक कंटेनर है ना, एक स्ट्रक्चर है, ये बहुत मोटी दीवारें होती है और अग्नि सह दीवारें होती है, ऐसी दीवारें होती है ये वाली कि इसके अंदर से कोई रेडिएशन भी बाहर नहीं चला जाए, ये इस तरीके की दीवारें हैं। इन दीवारों के भीतर हमने क्या किया हुआ है कि ये हो गया हमारा मेन यूनिट, जिसके अंदर ये देखिए ये हमारा मेन यूनिट है, इसके अंदर ये रही हमारी फ्यूल रॉड्स। इसमें दूसरा कलर यूज करता हूं मैं ताकि दिखे, ठीक है, इसको व्हाइट यूज कर लेते हैं। सी यहां पे ये जो आपको दिख रहा है ये रॉड्स हैं, ये हमारी यूरेनियम की जो रॉड्स थी वो है। अब इन रॉड्स को यहां पे रखा हुआ है अंदर, तो ये रिएक्शन शुरू हो जाएगी अपने आप, इसमें कुछ करना तो है नहीं हमें। ये रिएक्शंस प्रारंभ होने के कारण यहां पर बहुत सारी हीट इवॉल्व हो रही है, ये जो चैम्बर दिख रहा है बहुत हीट इवॉल्व हो रही है। इसके अगर ऊपरी हिस्से में यहां पे देखेंगे तो पूरा आग जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहां से जो हीट इवॉल्व हो रही है उस हीट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, किस वे में भाई, ये हीट जो है वो हीट वेव के तरीके से आगे बढ़ेगी, है ना, और यहां पे एक प्रेशराइजर लगा हुआ है जिसके कारण यहां पे हमको पता चल पाता है कि यहां से जो हीट रिलीज हो रही है उसका प्रेशर कितना है। बहुत ज्यादा तो नहीं रिलीज कर रहे हैं, ज्यादा रिलीज करेंगे ब्रस्ट हो जाएगा भाई, फटने का डर होगा। एक और चीज है यहां पे कुछ चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था कि यहां पर एक नाभिक टूटने के बाद यूरेनियम के 3 नए नाभिकों के निर्माण करेगा और ये नाभिक फिर से नए 3 के निर्माण करेगा, ये भी नए 3 के निर्माण करेगा, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, ये सब ऐसे ही 3-3 के निर्माण करते रहे तो ये तो रिएक्शन रुकेगी नहीं ना, ये तो भ्रष्ट हो जाएगा, खत्म। तो यहां पे हम कुछ चीजें यूज करते हैं, है ना, हम यहां पे कैडमियम की रॉड या फिर हम यहां पे जो हार्ड वाटर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, H2O2 या फिर कैडमियम की रॉड। उस कैडमियम की रॉड की क्वालिटी ये होती है कि जैसे देखिए यहां से 3 निकला ना, तो यहां पे अगर कैडमियम का रॉड होगा तो ये कैडमियम की रॉड इस रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है। इसको बहुत ज्यादा इंसर्ट कर दिए तो ये 2 को अवशोषित कर लिया, सिर्फ 1 को छोड़ा, जब 1 को छोड़ा तो फिर इससे कितने निकलेंगे, फिर से 3, फिर इनमें से 2 को अवशोषित कर लिया, 1 ही बचा, फिर 1 से फिर से कितने निकलेंगे, 3, फिर से 2 को अवशोषित कर लिया, कितने बचेंगे, 1।
मतलब ये कंट्रोल्ड रिएक्शन चल रही है। हर एक टाइम पे दो को रख लिया, एक को रिएक्शन रखा। अब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करानी है तो एक काम करिए, आप है ना दो को छोड़ दीजिए। हर एक बार हर एक रिएक्शन में जैसे यहां से निकला तीन में से एक को इस कैडमियम के छड़ ने अवशोषित कर लिया, ये दो बचे। इन दोनों ने फिर से तीन निकाला तो इन तीनों में फिर से क्या किया भाई, एक को इस कैडमियम के रॉड ने अवशोषित कर लिया, फिर से दो बचे। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये रिएक्शन क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो यहीं पे इसी चैम्बर के अंदर होता है। क्या किया, अब ये जो हीट है वो ये प्रेशराइजर से हमको समझ में आता रहेगा कि वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है, उसको लेकर के गए एक चैम्बर में। इस चैम्बर में क्या करे भाई, यहां पे हम स्टीम जनरेट करें। मतलब यहां पे समझिए, यहां से ही हम बात करते हैं, फिर हम इधर भी आएंगे। यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने भेजा हुआ है क्या भाई, पानी। अब ये पूरी हीट इस पानी से क्या होगा भाई, ये पूरी की पूरी हीट इस पानी में चली जाएगी। वाटर क्या होने लगेगा, इवेपोरेट। यहां से देखिए स्टीम में बदल गया, ये पूरा किसमें बदल चुका है, स्टीम में। ये स्टीम में बदला, ये पूरी स्टीम चल करके आ रही है कहां, टरबाइन में। अब यहां पे ये टरबाइन, उस स्टीम ने क्या किया, इस टरबाइन को रोटेट किया, घुमाना शुरू कर दिया। अब ये टरबाइन क्या होने लगा भाई, घूमने लगा, और टरबाइन घुमा और इलेक्ट्रिसिटी मिली। ये तो बात है। जैसे ही टरबाइन घूमता हमको इलेक्ट्रिसिटी दिखने लगती है कि भाई जनरेटर लगा दूंगा ना, यहां से एक रॉड लेकर के गया और यहां लगा दिया जनरेटर, इस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी मिली, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करके शहरों तक पहुंचा दिया और ये हमारा पूरा शहर रोशन हो गया। ठीक है। लेकिन इसके अंदर वापस आते फिर से, यहां से जो पानी चला था स्टीम तो बन गया, स्टीम ने टरबाइन को घुमा दिया। इस स्टीम को क्या करें, बाहर कर दें क्या, तो नहीं करेंगे। इस स्टीम को वापस से लेकर के आते हैं, यहां पे कंडेंसर कहते हैं इसको, ठंडा करने के लिए, प्रशीतक के रूप में। और यहां से देखिए, यहां से अगर हम बात करते हैं तो यहां से हम ठंडा जल भेज रहे हैं। ये ठंडा जल पंप के जरिए आ रहा है। ये जो ठंडा जल है वो इसी में से पास होता हुआ अपने पाइप के जरिए बाहर भी हो जाएगा भाई, ये इसके अंदर मिक्स नहीं होगा। लेकिन क्या किया, ये जो स्टीम आया था ना, इसको थोड़ा सा कम किया, मतलब स्टीम को फिर से किसमें बदल दिया, पानी में बदल दिया। लेकिन एक बात समझेंगे, ये ठंडा पानी नहीं है, यहां पे ये जो आ रहा है ठंडा पानी नहीं है, गर्म पानी है। ठीक है ना। ये पानी कैसा आ रहा है, ये गर्म पानी ही आ रहा है। क्योंकि मुझे क्यों ठंडा करना, फिर से तो इसको गर्म करके स्टीम में ही बदलना है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है, ये जो स्टीम था इसको लिक्विड में बदल दो, बस इसको इतना ही ठंडा करना है कि ये भाप पानी में बदल जाए, ठंडा पानी में नहीं, सिर्फ पानी में बदल जाए। फिर से पानी में बदला, मतलब ये वाटर फिर से यहां से चल करके आई, फिर यहां आई, फिर से इसने क्या किया, उसको गर्म किया, स्टीम में बदला, स्टीम गया, टरबाइन को घुमाया, टरबाइन से वापस आया। ये बूंद बूंद देखिए, ये क्या हो रहा है, ऐसे बूंद में कन्वर्ट हो रही है। ये बूंद में बदला और वापस आकर के फिर से आया, फिर से इसको चढ़ाया। ये बार बार प्रोसेस चलती रहेगी। जब मुझे ज्यादा हीट की जरूरत होगी प्रेशराइजर से, जब मुझे पता चलेगा, तो मैं फिर से वही काम करूंगा, वो जो कैडमियम की रॉड है थोड़ी थोड़ी सी निकाल लूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा तेजी से चलेगा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। ठीक है। ये पूरा हमारा सेटअप है किसका भाई, जो हमने सबसे शुरू में एक डायग्राम दिखा था, वो सीमेंटेड कंक्रीट का पूरा स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये सब कुछ चीजें बनी होती हैं। अब जरा बात करते हैं हम कि ये रिएक्शन कैसे चल रही है अंदर। तो ये है उसका एक सिंबलिक डायग्राम। ठीक है। ये बिल्कुल सिंबॉलिक डायग्राम ही है। सिंपली क्या करे भाई, ये है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर, बहुत ये हेवी वॉल्स के अंदर कंस्ट्रक्टेड है। यहां पर अगर आप बात करें तो ये है रिएक्टर का असली कोर, जहां पे असली काम हो रहा है। ये रहे वो नाभिक्स, ये टूट रहे हैं। टूटने के बाद जो यहां से हीट इवॉल्व हो रहा है, वो हीट को लेकर के गए यहां पे, ये हीट। ठीक है। और वापस से ये इसको ले आए कहां पे, इसी में ये चल रही है, ये हीट का काम है पूरा, ये चल रहा है। लेकिन इस हीट के कारण क्या हो रहा है, तो यहां से मैंने भेजा है पानी, ये पानी यहां पे क्या होगी, इन रॉड्स के कारण गरम होने के बाद ये देखिए स्टीम में बदल गई, और ये स्टीम चली गई इधर, ये आ गई भाई हमारे किसमें, जो हमारा टरबाइन था उसमें। ये देखिए टरबाइन को घुमाना शुरू कर दिया, टरबाइन घूमेगा। उधर आगे की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो उस आगे की तरफ में क्या लगा होगा भाई, तो आगे की तरफ में जो यहां पे लगा था, ये यहां से स्टीम आ चुकी है, ये इसको घुमाएगा, और घुमाने के बाद क्या होगा भाई, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, हो गया हमारा काम। हमें यही तो चाहिए था न्यूक्लियर रिएक्टर से। तो कुल मिलाकर के हमने इसके अंदर समझा कि न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे कैसी होती है। तो एक हमारा था न्यूक्लियर फिजन, एक था हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मिक्सिंग, और फ्यूजन मतलब टूटना। और जो हमें सूरज में मिलता है वो मिलता है फ्यूजन। ठीक है ना। वहां पे क्या मिलता है भाई, वहां पे मिक्सिंग होती है, दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं।
और जो हम रिएक्टर्स में कराते हैं वो कराते हैं फिजन, हम उनको तोड़ते हैं, उससे हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्टीमेटली हमने एट द फाइनल एंड तक जो टारगेट हमने सेशन के स्टार्ट में सेट किया था वो हम सीख चुके हैं भाई। तो बाकी कोर्सेज के लिए क्या करें, तो आपको करना है अपने सर्च बॉक्स में magnetbrains.com सर्च, आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है जहां पे आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ये है आपका इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आप यहां पे अपने जो भी कोर्स कंटेंट को चयन करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कीजिए, आपके सामने आपकी सभी क्लासेस ओपन हो जाती हैं, आप अपनी क्लास को चूज कीजिए, आपके सामने उससे रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। आप जैसे ही वॉच नाउ को क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन होता है जहां पर आपके सभी चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं। मतलब यहां पे सब कुछ सिस्टमैटिकली बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है भाई। आप अपने चैप्टर को ओपन करते हैं, वहां पे उससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन, न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाते हैं भाई। जैसे ही आप इसको टैप करते हैं कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो प्ले होता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और सबसे अच्छी बात यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।